मैथ्स के मॉक टेस्ट में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का मॉक टेस्ट नंबर 13 है, जो प्रत्येक शनिवार को कराया जाता है, जिसमें आप सभी लोग टेस्ट देते हैं और इसके सॉल्यूशंस की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं लाइव मोड में, जहां पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आप भी समझते हो, आप चेक भी करते हो कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और जिन प्रश्नों में डाउट होती है उसको आप समझते हो और उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो एक हमारा प्रयास होना चाहिए वो टेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अंतिम में हमें सारी पढ़ाई के बाद टेस्ट ही देना है। तो परीक्षा के लिए सबसे अच्छा प्रयास है, आप इस प्रयास में ज़रूर जुड़ें, मेहनत करें, हर प्रश्न को अच्छे से देखें, करें। उसके लिए आप अपना समय भी अच्छे से उसको दें और अब खुद को कॉन्फिडेंट रखें। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न से। निश्चित तौर पर उसी तरह से 25 प्रश्न है, एक DI का क्वेश्चन है, 20 अरिथमेटिक के और एडवांस के क्वेश्चन हैं, और सब लेबल्ड क्वेश्चन हैं, सब अपने स्तर की परीक्षाओं के ही क्वेश्चन हैं। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और कंफर्म करते हुए आगे बढ़िए। पहला प्रश्न बोर्ड पर आता है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न हमेशा आपको रिकरिंग के पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन दिया है 0.4686, अब यहाँ पर आप रिकरिंग समझो, 0.468686, फिर इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, मतलब डॉट डॉट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर उसको प्रेजेंट नहीं, बट ये डॉट डॉट का ही प्रोसेस है, मतलब ये रिकरिंग का ही फॉर्मेट है। इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे 0.4686, ध्यान दीजिएगा 6। अब इसको समझना है कि यहाँ पर 68 हो रहा है कि 86 हो रहा है, जबकि समझ पा रहे हैं 68 है, फिर 68 है, फिर 68 है, सो इसी तरह से बढ़ता गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कभी भी इस टाइप का एक आपके पास नंबर हो, उसको आप लिख कैसे सकते हैं 0.468, और 68 जो रिपीटिशन है उसी के ऊपर बार लगा दीजिए। जब मुझे इसको भिन्न के रूप में, इसको हम मतलब फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो जो नंबर जैसे दिया वैसे लिख दीजिए, मतलब 468 लिख दीजिए। उसमें से उसको घटा दीजिए जो बिना बार वाला है, तो बिना बार वाला 4 है, उसको घटा दीजिए। नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार है उतने बार आप 9 लिख दो, उतनी बार 9 लिख दें। और उसके बाद अब आप ध्यान से देखिएगा, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार हमने 9 लिखा, और जितने पद बिना बार के उतनी बार 0 लिख दीजिए, तो नीचे 990 हो गया। तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। 8 से 4 निकलता है 4 और 6 हुआ, 464/990 है। अब डिपेंड करता है कि क्या यही ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन में है तो इसी को उठाइए, नहीं तो इसको भी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक स्टेप और डाउन कर सकते हैं, काट सकते हैं, बट हमें साफ साफ दिख रहा है 462 है, 463 है, 464 है। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। जितने भी मतलब अभ्यर्थियों ने, जितने लोगों ने सही सी ऑप्शन लगाया है, उन्हीं का प्रश्न यहाँ पर सही सोल्यूशन दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है 464 डिवाइड बाई 990। हाँ, एक हो सकता था कि इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता, तब भी आप सोल्यूशन को सही से जज कर लेते हैं। तो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। पहले एग्जिटिव फ्रैक्शन, पहले तो डिसाइड करो कि आवर्ती कहाँ बन रहा है, उसको उठाइए, पूरे फ्रैक्शन को एग्जैक्टली लिखिए। फ्रैक्शंस के लिखने के बाद, मतलब उस रिपीटिशन को प्रेजेंट करने के बाद, पूरे नंबर को हम लिखते हैं, उसमें से उसको घटा दे जो बिना बार वाले होते हैं। नीचे जाते हैं, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने पद के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखेंगे। फिर बाकी वर्किंग आप देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, आज के इस मॉक टेस्ट का कंप्लीट होता है। दूसरे प्रश्न पर मेरे साथ बढ़िएगा। यूनिट डिजिट भी आप जानते हैं कि इकाई का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से प्रश्न दिया है, क्या पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा। 257 बेस के रूप में है और इसकी पावर 45 है। इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है 248 बेस के रूप में है, और इसके ऊपर पावर कितना है, 73 है। ये अगर हम लोग इसको बेस एंड पावर के रूप में कंसीडर करें, और मैंने जब भी आपको पढ़ाया तो मैंने ऐसे ही बताया होगा, अगर किसी बेस के ऊपर लगी पावर के रूप में कोई नंबर आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो, इस बेस का यूनिट ही देखते हैं, इकाई का अंक ही देखते हैं। और इकाई का अंक भी अगर इनके अकॉर्डिंग, देखिए जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो अपने दोनों लोग मिल जा रहे हैं, अर्थात 7 भी अंत में और 8 भी, अर्थात एक ही रूल पर हम लोग काम कर लेंगे। तो ऐसी केस में हम पावर को 4 से भाग देते हैं, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। रिमाइंडर फाइंड करते हैं, अर्थात शेषफल निकालते हैं। शेषफल निकाला, और हम शेषफल निकालने के बाद क्या करें, उसी शेषफल को उठा के इनके बेस के ऊपर रख देते हैं, अर्थात यूनिट के ऊपर रख देते हैं, तो चीजें कंफर्म हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर भी इसको भी 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करना बहुत आसान है, हालांकि पावर 2 अंकों की संख्या ही है। मान लो ज्यादा अंक की संख्या हो तो हम अंतिम के 2 अंक को ही 4 से भाग करते हैं। 4 11 चौके 44 होता है, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया। 1 उठा के जब 7 की पावर पर रखेंगे तो यह मान 7 ही रह जाएगा। गुणे करिए, यहाँ पर 8 है, और इस 73 को भी हम 4 से भाग कर 18 चौके 72, रिमाइंडर 1 है। 1 को उठा के 8 की पावर कर देंगे तो 8 की पावर 1 भी 8 ही होता है। 7 8 56 है, अंत में 6 आएगा, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आप 6 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर मानिए।
तो सेकंड क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का कंप्लीट होता है, इस एनालिसिस का होता है, जिसका आंसर डी ऑप्शन है और 6 है राइट सोल्यूशन। आप लोग अब बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा देखिए क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक संख्या आपसे कह रहा है डिसाइड करने के लिए, जो 18, 25, 32 को जब भाग करे तो शेष क्या छोड़े पता है? शेष देखिए 2 छोड़े, 1 छोड़े और 0। मतलब निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा कि आपके पास एक नंबर 18 है, 25 है, 32 है और एक नंबर हमको यह डिसाइड करना है, और सबसे बड़ी जो जब इसको भाग करे, इसको भाग करे, इसको भाग करे, तो रिमाइंडर क्या है पता है? रिमाइंडर इसकी केस में देखो 2 आए, इसकी केस में 1 आए और इसकी केस में 0 आए। मतलब निश्चित तौर पर यह जो संख्या होगी इस 32 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी। ये भी ध्यान देने की बात है, तभी तो रिमाइंडर 0 है। नियमतः हम लोग अगर इसको करते हैं प्रोसेस के तहत, मतलब पूरा फॉरवर्ड यूज करके, तो हम जानते हैं कि देखो शेष तभी आता है जब हमारे पहाड़े में आने वाली संख्या, जैसे अगर हम इसके माध्यम इससे डिवाइड करके चाहते हैं कि शेष आए, तो निश्चित तौर पर इसके पहाड़े में आने वाली संख्या से 2 ज्यादा रहेगा तभी शेषफल 2 आएगा। इसी तरह से 1 ज्यादा रहेगा तभी शेषफल 1 आएगा, 0 ज्यादा रहेगा तभी। अब जैसे यहाँ पर 0 का मतलब ही नॉर्मल हो गया। जब हम लोग ट्रेडिशनल करते हैं हम लोग इस शेषफल को इससे क्या कर देते हैं, जैसे कभी भी ऐसे में शेषफल सोचा तो 2 घटा दिया, 1 घटा दिया, कुछ ना घटाया और फिर HCF निकाला मासा। जैसे अगर आपको जाना है तो 2 घटा दो, 1 घटा दो और 0 घटा दो और उनका HCF निकाल लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बट हम चाहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, जो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 16। 16 देखिए 32 को काट भी देगा। 16 18 को जब भाग करेगा तो 16 1 16, 2 18 सही है, बट 24 को भाग करके वह शेषफल 1 नहीं ला पाएगा, इसलिए 16 नहीं काम का है। 12 हो भी नहीं सकता क्योंकि 12 32 को पूर्णतः डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 12 भी दिमाग से निकाल दीजिए। 8 आया, 8 32 को डिवाइड कर देगा। 8 जब 18 को भाग करेगा तो 8 दूना 16, 2 रिमाइंडर आएगा, 8 3 24, 1 रिमाइंडर आएगा। तो कंफर्म है कि सोल्यूशन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या होगा? सी ऑप्शन ही होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट आंसर है, सही सोल्यूशन है। अब आपके मन में आएगा 4 भी आ सकता है। देखिए 4 से अगर हमने 32 को भाग किया तो रिमाइंडर 0 सही है। 4 से मैंने जब 18 को भाग किया, 4 चौके 16, 2 18 एकदम सही है। 4 छंगे 24, 1 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी उसने बोला था, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसने कहा सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, इसलिए हम 4 को, हालांकि 4 हमको सेटिस्फाई कर रही है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है, बट 4 को हम आंसर नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने सबसे बड़ी संख्या बोला, इसलिए हम लोग 8 को सिलेक्ट करेंगे। वैसे भी अगर 8 से हो रहा था, 8 से जो पॉसिबिलिटी बन रही थी 4 से बननी तय थी, तो निश्चित तौर पर 4 भी वो सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पर 8 कर रहा है, तो इसलिए हम लोग 4 पर डाउट में आएंगे। बट हमको आंसर क्या देना है? सी। अगर किसी ने 4 लगाया तो गलत है, आप 8 लगाओगे तभी इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिलेगा। तो इस तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन है, 8 है। 8 अगर आपने किया है तो एकदम करेक्ट आंसर है, सही सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। चौथा नंबर, जब किसी भूखंड मतलब जमीन के टुकड़े को रुपए 26,130 में जब बेचा जाता है, इतने रुपए में जब बेचा गया, तो जो मालिक है, ओनर है, उसको 22% की हानि हो जाती है। और अगर उसे हम 22% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो उस भूखंड के लिए किस मूल्य पर मतलब हमको उसको बेचना होगा जिससे कि हमें 22% का लाभ हो जाए। किसी भी चीज का जो बेसिक प्राइस होता है आप सबको पता है 100% है। 100% से 22% की हानि पर बेचता था, मतलब कितने में बेचता था? खुद ही कंफर्म कर लो। 20 कम कर दे तो 80 हो गया और 2 और कम कर दिया तो 78% में अभी तक बेचा जाता था। अब वो चाहता है कि 22% का ही लाभ कमाए, तो 22% का अगर लाभ कमाना चाहता तो 100 से ऊपर जाना होगा, 122% में बेचना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर एक तुलना का प्रश्न बन गया। इस 78 का मान हम लोग को दिया है कितना? 26,130 और हमको इसका मान निकालना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसकी प्राइस भी पूछी जा सकती थी, कितना उसका एक्चुअल मूल्य है। तुलना कैसे कर रहे हैं देखिए, जनरल जो जैसे प्रोसेस होता है तुलना एकदम सेम उसी तरह से करिए। ये 78 को इससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। 122 का मान निकालिए जो तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी डन होगा। इससे जो भी कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 13 छंगे 78 होता है, 13 दूना 26। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे 1 आने के बाद, 13, फिर उसके बाद 13 के 13 0। एक प्रकार से 2010 आया जब 13 से भाग किया, ठीक है। अभी भी हम ट्राई कर सकते थे, सोच सकते थे शायद ये कट जाए, 6 से बिल्कुल कट जाएगा। क्यों कट जाएगा देखिए, 6 से काटा, 6 3 कितना होता है 18, 2 20 6, फिर 6 3 कटा। देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे 2 और 1, 3 3 से कट रहा था, 2 से कटा, 6 से कटना सही था। मैंने कहा 6 3 18 होता है, 2 और 1, फिर 6 3 18 कर दीजिए और 6 5 30 कर दीजिए। 335 का गुणा आपको 122 से करना होगा, 335 गुणे 122। अब इस प्रोडक्ट पर जो आंसर आएगा वही सही सोल्यूशन होगा। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर अंत में जैसे बहुत कुछ प्लान कर सकते थे एंड से,
इंड सब 0 है, इंड सब 7 है, फिर 8 है, तो यहाँ चौथे प्लेस पर जाकर के डिसाइड हो पाएगा। इसलिए थोड़ा आप प्रोडक्ट पर काम कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 335 लिख दें और यहाँ पर आप इसको 100 + 22 बना दें, 100 + 22 बना दें तो कन्फर्म हो जाएगा, मतलब 33,500 लिख दीजिए। 100 से गुणा होने पर 22 × 5 = 110 होता है, 0 हासिल 11, 22 × 66, 66 × 10 76, 177 की 7 हासिल आपका 7 हो गया, 22 × 66 होता है फिर से, और 66 7 कितना होता है, 66 7 7 से 13 63 होता है, 66 7 73 होता है। अब देखिए 0 हुआ, 7 हुआ, 5 3 8 हुआ, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, मतलब यहाँ पर देखिए ये 40 870, 40 870 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर, कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिए, तो ध्यान देंगे तो सही इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन जितने लोगों ने पहला ऑप्शन लगाया है 40,870, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा ना लगे या जो भी आपके सामने चीजें जनरेट हो, अच्छा लगे तो बताइए, ना लगे तो बताइए, हर चीज को स्पष्ट करिए जिससे कमेंट से हम उसको प्लान कर सके आगे के लिए। ठीक है, 5वां नंबर देखिए क्या है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज, उसका हॉस्टल है और कॉलेज है, तो प्रतिदिन का आवागमन उसका होता ही होगा। कह रहा हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर जाता है, मतलब वो हॉस्टल से कॉलेज तक 20 की गति से साइकिल चलाता हुआ निकल करके पहुंच जाता है, और लेकिन उस कंडीशन में 14.5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसकी स्पीड 20 रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो है पहुंचने का जो समय होता था, एक फिक्स टाइम उसने सेट किया था स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंचने का, वो 14.5 मिनट देरी का हो गया। दूसरे दिन उसने कहा भाई आज हम देरी से पहुंचे तो अगले दिन तेजी से पहुंचेंगे। तेजी से पहुंचने का एक ही तरीका है कि स्पीड बढ़ा लो। उसने क्या किया, अगले दिन वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, और इस कारण जितने समय में पहुंचना था उससे 14.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब हमसे पूछा गया कि हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बता दो। सबको पता है दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय होता है। दूसरी बात, एक जरूरी जानकारी हमको ये भी होनी चाहिए कि हमारी चाल समय को रिलेट करती है। चाल अगर बढ़ाया है तो समय कम लगा होगा, और चाल अगर घटाया होगा तो समय ज्यादा लगा होगा। यहाँ पर हमें चालें दी गई हैं, कैसी कैसी, एक चाल 20 थी पहले और अभी चाल हो गई 24। तो अगर देखा जाए तो चालों के बीच का अनुपात क्या है, 4 पंचे 20 है, 4 छंगे 24, ये चालों का अनुपात है। अगर हम यहीं से समय बना लें तो हम सबको पता है चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चालों का अनुपात अगर आपको 5 और 6 मिल रहा है तो समय का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब समयों में आप देख रहे हैं कि जब से आपको खुद ही कंपेयर होता दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले चाल 5 थी, मतलब कम थी, अभी ज्यादा हुई, तो समय देखो कम चाल से ज्यादा समय लगा और ज्यादा चाल से कम समय लगा, तो दोनों समयों में डिफरेंस दिख रहा है 1 का। और इस 1 का मान सोचो कितना है, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक फिक्स टाइम मान लो हम हैं, आप इस चाल से चलोगे तो हमसे 14.5 मिनट देरी से, और इस चाल से चलोगे तो हमसे 14.5 मिनट पहले पहुंचोगे, तो दोनों समयों के बीच का फर्क क्या है, 14.5 उधर, 14.5 उधर। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 6 मीटर पीछे, 6 मीटर आगे, 12 मीटर का फर्क हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से 14.5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 14 दूना 28, 29 मिनट होता है, 1 बराबर 29। जो इन दोनों के बीच का फर्क है वह 29 मिनट का है। अब यहां से आप किसी का समय निकाल लो, पहले का समय या दूसरे का समय, किसी का समय निकाल लो। जब समय कंफर्म हो जाएगा और चाल ऑलरेडी दी गई है तो दूरी निकालना तो आसान ही है। तो चलो हम इसका समय मान लो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा 1 का मान 6 है तो पहले हम कितने समय में पहुंचते थे, 6 का मान 29 गुणे 6, इतने मिनट में पहुंचते थे, इतने मिनट में पहुंचते थे ना। किस चाल से चलते थे, 20 की चाल से चलते थे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते थे और इतने समय में पहुंचते थे। ठीक है, अब आपके पास समय है और आपके पास चाल है, लेकिन ध्यान दीजिए यह समय क्या है, मिनट में है, और यह चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। आपको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना आया है, 29 गुणे 6 है, बट यह मिनट है, अगर इसको 60 से भाग कर दे तो यह क्या हो जाएगा, घंटा। तो 20 यहाँ कितना होता है, 60, 3 दूना कितना होता है, 6, 29 दूना कितना होता है, 58। 58 किलोमीटर की दूरी है जो ऑप्शन नंबर ए में। हम चाहते तो यहाँ से जैसे 1 बराबर 29 था तो 5 का मान निकाल लेते, 5 बराबर 29 गुणे 5 मिनट होता, तो उस समय हमें चाल किसको लेना पड़ता, 24 को लेना पड़ता। तो 24 से गुणा करते, लेकिन इस 60 से भाग करना तो तब भी तय था। आंसर दोनों कंडीशंस में एक आता, कभी गलत नहीं हो पाता। ये 5वां नंबर था, अच्छा क्वेश्चन था चाल दूरी समय का। आशा करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। तय कर लीजिए, इससे आसान भी नहीं हो सकता कोई प्रोसेस, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। एक अर्धगोला है, अर्धगोला आप समझते होंगे। अर्धगोला बस ऐसे समझ लीजिए, जो जानवरों को खिलाने का जो चारे को रखने का स्पेस होता है
हालांकि गोली कोस होता है, जैसे काट के ऐसे कोई चीज है ना, उसको ऐसे बना दो ऊपर समतल रहे, तबला देखा होगा उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। गेंद समझिए आप, ऐसे आपके पास एक गेंद थी, ऐसे ये थी, तो गेंद को ऐसे हमने बीच से ब्लेड से काट दिया तो अर्धगोला बन गया, देखो ऐसे ऐसे बन गया। हमने जब भी आपको कभी सॉलिड में स्फीयर पढ़ाया अर्थात गोला, तो निश्चित तौर पर मैंने बताया कि 4 वृत्तों का कॉम्बिनेशन एक स्फीयर होता है। 4 वृत्त मिलकर के स्पेस में तब जाकर एक स्फीयर जनरेट करते हैं। तो 2 नीचे रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं, जब काटा तो 2 नीचे रह गए, और ये समतल सतह जो ऊपर का कट के बनकर आ रही है, एक और सर्कल आपका बढ़ जाता है। तो जैसे देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, जैसे हमें बहुत डाउट होता है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्या होगा। जब आप संपूर्ण गोले की बात करते हैं तो सबके दिमाग में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो टीएसए, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम जैसे इसका आधा करते हैं, अर्धगोला करते हैं, सबके दिमाग में आता है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, बट यहीं वो गलत कर देते हैं। जब हम इसके टोटल सरफेस की बात करते हैं तो यह वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है, और यह कुल मिला दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, मतलब ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है टीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी त्रिज्या दी गई है 27, ये रेडियस देखो 27 दी गई है, और हमको पाई का मान ध्यान देने की जरूरत है। पाई जैसे हमको कभी कभी किसी प्रश्न में नहीं दिया रहता है तो हम 22, अक्सर नहीं दिया रहता है तो हम 22/7 मानते हैं, बट जिस प्रश्न में हमको 3.14 दिया तो आपको यही यूज करना है। तो देखिए आपने समझ लिया होगा कि टीएसए जो टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आपको सिंपली वैल्यू सारी पुट करनी है, 3 का मान लीजिए और पाई का मान देखिए कितना होगा। जैसे इसने कहा 3.14, मैंने आपको समझाया कि अभी आपको 3.14 ही लेना है, 3.14 लिया। आर मतलब 27 था, पहले से रेडियस कंफर्म था कि इसकी जो त्रिज्या होगी 27 है, तो 27 × 27 कर दिया। अब आपको देखो थोड़ा सा इसमें वर्क तो करना ही होगा, मतलब आप इन डिजिट से नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में 8 ब्लॉक कर रखा है, 1 ब्लॉक कर रखा है, 7 ब्लॉक कर रखा है, 6, मतलब आपको अगर डिसाइड करना ही है तो आप यहाँ 5वें प्लेस पर जाइए तो डिसाइड हो पाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप डिजिट सम से कुछ हल्का फुल्का सोच सकते हैं, नहीं तो आप अगर गलती नहीं करना चाहते हो तो आप प्रॉपर सोचो इस तरह का प्रोडक्ट। हाँ, इतना जानकारी हो, जैसे 27 का वर्ग क्या होता है, 729 होता है भाई। 27 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 729 बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपस में प्रोडक्ट करें, 3 चौके 12, 3 एक के 3 एक 4, 3 3 9.42 का 729 से गुणा कर दें। 3 अंक के 2 नंबर हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है। करने के कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसको, बट मुझे लगता है कि आपको जैसे कुछ दिमाग चलाना चाहें तो चल सकता है। जैसे आप इसको सोचो कि यह 10 से जो है 0.58 कम है, तो 10 में से घटा के डिसाइड कर सकते हैं, और मतलब बनाने के कुछ तरीके बन सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना, कंफर्मेशन के लिए आप प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करें। इंड से देखिए 9 दूना 18, अंत में 1 आया, फिर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 9 चौक, तो एक तरीके से प्रोसेस 9 चौके 36, 36 एक 37 की मतलब हम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। पूरा एक प्रॉपर एप्लीकेशन यूज करिए और मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लीकेशन के बाद जब इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो मैं श्योर हूँ 963 यहाँ पर आपकी यह वैल्यू 6867.18 होगी। आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जिसने भी किया है पहला ऑप्शन, उसी का यह सोल्यूशन सही है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन 6867.18 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं, 7वें पर। साझेदारी का प्रश्न है। XYZ एक साझेदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। X पूरी पूंजी का 1/3, X क्या करता है, पूरी पूंजी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका जितना, मतलब तीनों ने मिलकर किया था, उसका 1/3 अकेले X ने किया। जबकि Y उतना योगदान देता है जितना X और Z मिलकर योगदान देते हैं। मतलब Y का जो इनपुट है वो X और Z के कंबाइंड इनपुट के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में कुल 93,000 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है, तो Z को कितना लाभ प्राप्त हुआ ये हमको डिसाइड करना है, बताना है। अब आप बातों को समझिए। ऐसे जब भी प्रश्न आए ना तो हम लोग ये समझ गए कि भाई देखो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके सबसे पहले उनके निवेश ही प्लान करने हैं, क्योंकि निवेश अगर कंफर्म होगा तभी तो हम इस लाभ का बंटवारा कर पाएंगे, तभी Z का लाभ का हिस्सा दिखा पाएंगे। अब आप मेरी बात समझिएगा। XYZ साझेदारी करते हैं, X पूरी पूंजी का 1/3। आप पूरी पूंजी को एक संख्या मानो, चाहे वह कोई संख्या हो, लेकिन ऐसी हो जो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी कर दे। हमने जब देखा कि X पूरी पूंजी का 1/3 निवेश करता है तो मेरे दिमाग में 3 से कटने वाली संख्या आई, पूरी पूंजी। हालांकि वह 3 भी हो सकती है, ठीक है, वह 3 भी हो सकती है, बट 3 में अगर जाएंगे तो कुछ डेसिमल, कुछ फ्रैक्शनल उपयोग होगा, ठीक है, थोड़ा, इसलिए मैं आप चाहूंगा कि डेसिमल का उपयोग होगा, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। मतलब अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 6 रुपए मान लें, ये मान लिया 6। अब X का इनपुट देखो क्या है,
पूरी पूंजी कितना है 6, 1/3 इसका करेंगे, 1/3 मतलब 3 से भाग कर दीजिए 2। अब यहां पर अगले पर्सन देखो कौन कौन है, एक तो y है और तीसरा क्या है z है। कंडीशन क्या बोला है कि जो y है, देखिए पढ़िए, लिखा है y उतना योगदान करता है जितना x और z मिलकर करते हैं। जितना x और z मिलकर करते हैं उतना y करते हैं। तो x तो ऑलरेडी 2 कर चुका है और कुल 6 होना है। अब अगर इसका सोचा जाए तो y का मान 2 से बड़ा तो पक्का है। अब 2 से बड़े में अगर हम 3 पर चलते हैं, इसके योगदान को लेते हैं और इसका 2 माना है, इसका अगर हम 1 मान ले तो कंफर्म तो हो गया। अगर 4 पर जाएंगे तो वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 4 पर जाएंगे 2 इसका ही हो चुका, तो 4 2 6 तो खत्म ही हो गया। इसका मतलब इसका कोई योगदान ही नहीं था। नहीं, अगर योगदान इसका सेट करना है तो 2 इसका था, 1 इसका, 3 इसका। इस रेशियो में इन तीनों ने अपने पैसे लगाए थे कंडीशन के हिसाब से और उनको लाभ हुआ था 93,000 का। हमसे जेड का हिस्सा पूछ रहा है, तो हम ऐसी केस में समझ चुके हैं कि हमारा जो निवेश है वही हमको लाभ प्रोवाइड करेगा, उसी रिस्पेक्ट में हमको लाभ मिलेगा। तो निवेश को जो अनुपातिक रूप से लिखा उसको आप अनुपातिक रूप को जोड़ दें, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमको दिया है 3 2 5 1 6 कर दें, 6 बराबर 93,000 कर दिया। 1 बराबर, एक ही तो जेड का हिस्सा है, एक ही जेड का हिस्सा है। 6 के 6 किया, 3 3 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 15,500 रुपए यहाँ पर जेड का लाभांश है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी उठा लीजिए। इस 7वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन हो रहा है 15,500 रुपए। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सम बनकर सामने है। तो चलिए, सभी लोगों को डी कंफर्म हो गया होगा, इस प्रश्न का सोल्यूशन भी आ गया होगा। अब आइए 8वें नंबर पर। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए कोई काम करता है तो 16 दिन लगता है, बी उसी काम को करता है तो 18 दिन लगता है। ए ने अकेले काम प्रारंभ किया, अकेले अकेले जुटा काम शुरू किया और 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, बी भी आके उसी में लग जाता है। ठीक है, जो काम को पूरा होने तक जुड़ा रहता है, जब तक काम नहीं होता तब तक लगा रहता है। बी ने काम कितने दिनों तक किया, मतलब कितने दिन तक वह काम में इन्वॉल्व रहा। आइए सब डिसाइड करते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। अगर हम इन दोनों के हिसाब से काम को टोटल प्लान करें तो काम एक संख्या होगी जो 16 से कटेगी, 18 से कटेगी। तो आप अगर सोचे तो 16 और 18 दोनों से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है। 16 के पहाड़े में भाई, अगर 18 के पहाड़े में चलिए तो 18 36 54 होता है। 144 वह संख्या हो सकती है। 18 8 144 जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि 16 से सीधा सीधा कट ही रहा। 16 किसको इन्वॉल्व कर सकता है, 16 दूना 32, 32 गुणे आप यहाँ पर अगर जैसे इसका देखिए, हम एलसीएम एचसीएफ को सोचते हैं। एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से कट जाए। निश्चित तौर पे 144 दोनों से कट जाता है। 16 9 144, क्यों ऐसा, क्योंकि इसका 2 9 18 होता है, 2 ऑलरेडी होल्ड है, तो 9 बचा, 16 9 144, 144 टोटल वर्क हो गया। 144 क्या हो गया, टोटल वर्क। एफिशिएंसी की बात करें, क्षमताओं की, तो क्षमताएं देखिए कैसे हैं, 16 9 144 और 18 8 144 है। ए की एफिशिएंसी प्रतिदिन काम करने की 9 है और बी की एफिशिएंसी प्रतिदिन काम करने की 8 है। इस तरह से दिया हुआ है। कहा गया ए ने अकेले काम आरंभ किया, ए ने शुरुआत करी काम की और कितनी क्षमता से शुरू किया, 9 की क्षमता से शुरू किया। ए की क्षमता अकेले काम करने की क्या है, 9। और कहा है ना 4 दिन तक काम भी किया। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पर्सन जैसे शुरू करता है और उसकी एक दिन में काम की एफिशिएंसी 9 है, उसने 4 दिन तक काम किया तो 9 चौके कितना काम कर लिया बताएं, 36 काम उसने कर लिया 144 में। तो आप सबसे पहला काम 36 घटा दें तो 14 से 6 8 होता है। ठीक है, 0 हो गया। 108 का वर्क अभी बचा है, 108 कार्य अभी बचा हुआ है। 4 दिन गुजर चुका है, 4 दिन बीत भी चुका है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब 108 काम करने के लिए 2 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन, 2 पर्सन, ए और बी दोनों आ जाएंगे और 108 काम को 9 8 17 की क्षमता से लोग शुरू करेंगे। भाई अब दोनों कर रहे हैं ना, ए और बी दोनों कर रहे हैं। भाई काम तो हमारा 144 था, बट 36 काम तो अकेले ए ने कर ही दिया था। अब जो बचा काम 108 है, उसको करने के लिए 2 पर्सन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ए और बी। 17 से इसको भाग कर दी, 17 छक्के 102 होता है, 17 छक्के 102 होता है। यही तो पूछा गया। अब काम एक तरह से ऐसे पूछा जा रहा है जैसे इसने कहा है काम को जब तक, मतलब घुमा फिरा के उल्टा सीधा बातें इधर उधर लिखा है, लेकिन नियमता यही प्रश्न है कि जो है अब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही प्रश्न है। कुल कार्य क्या आप लिख सकते हैं, बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्यों, क्योंकि यही तो पूछा ना, उसने काम पूरा होने तक वह जुड़ा रहा। बी ने काम कितने दिन तक किया, भाई बी जब से आया तब से, भाई कब आया, 4 दिन बाद आया। 4 दिन बाद आया तो 4 दिन में 36 काम हो ही चुका था। अब वह बचे काम को ही कितने दिन में करेगा, दोनों लोग मिलकर के, यही तुमको पता करना है। 17 छक्के 102 हुआ, 102 के बाद 6 0, 6 मतलब 17 तरीक 51 होता है। 9 आया, 17 25 85 होता है
तो आप देखेंगे तो 6 पॉइंट कितना आ रहा है 35, लगभग 6.35, एग्जैक्टली तो नहीं बट यही इसका सोल्यूशन बनेगा, पहला ऑप्शन 6.35 डेज। तो राइट सोल्यूशन इसका नोट कर सकते हैं, 8वां आपका डन होता है। सही प्रश्न था, टाइम एंड वर्क कैसे पूछ सकता है, तो इस पर आप तैयार रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार दो बैग 5500 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों को समान दाम में बेचता है। अलग अलग दाम के बैग रहे होंगे, उसने खरीदा अलग अलग दाम में रहा होगा या समान दाम में खरीदा होगा, ये बातें नहीं दिया है, लेकिन यह तय कर दिया कि दोनों बैग को उसने 5500 में प्रत्येक बैग को बेचा, पहले को भी 5500 में, दूसरे को भी 5500 में बेचा। एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है, एक बैग पर उसे 21% का लाभ मिलता है, दूसरे बैग पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो सोचने को तो बहुत बड़ा है और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दो तो बहुत छोटा है प्रश्न। यहां से जो 5500 का तामझाम है इसको आपको खत्म करना है, बस इससे केवल एक इनपुट लेना है कि दोनों वस्तुओं के दाम विक्रय मूल्य समान है, अर्थात दोनों को समान दाम में बेचा गया है। हम यहां से बस इतना समझ पा रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों के विक्रय मूल्य यदि समान है और उस कंडीशन में दोनों में जो हमें लाभ और हानि हो रही है, तो अगर लाभ का प्रतिशत हानि के परसेंट के बराबर है, पहले पर जितने परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट की दूसरे पर हानि है, तो ध्यान देना पूरे सौदे में उसे हानि होगी, पूरे सौदे में हमेशा होगी, सौदे में हानि होगी। और हानि का जो परसेंट होगा वो क्या होगा पता है, हानि का जो प्रतिशत होगा कितने का हुआ है, 21 का हुआ है, लिख दीजिए 21 का वर्ग बटे 100, 441 बटे 100 होगा। 441 बटे 100 मतलब 4.41% की क्या होगी, हानि होगी। 4.41% की हानि होगी, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, इसका करेक्ट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, 4.41%। 9वां क्वेश्चन आपका डन होता है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन प्लीज नोट करें। अब आइए हम लोग पहुंचते हैं 10वें पर। एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है जिसका भाई आयताकार सीधी सी बात है, उसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल दिया है 4800 वर्ग मीटर और मैदान की लंबाई 80 मीटर है। बहुत कुछ क्लियर हो गया भाई, मैदान का एरिया दिया है, मैदान की लेंथ दिया है, ब्रेथ कंफर्म हो गई ना। हाँ, यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपए है, बहुत महंगा तार है 1 मीटर, सोचो 1 मीटर का तार 1 मीटर तार खरीदते हैं 1000 रुपए में, तो मैदान के चारों तरफ वही तार लगवाना है और कितने रुपए खर्च आएगा टोटल। तो अगर मैदान के चारों तरफ कभी भी तार लगवाना पड़े और तार लगवाना पड़े तो निश्चित तौर पर तार की टोटल लेंथ जो होती है वो परिमाप के बराबर होगी। देखो मैदान ऐसे था, मैदान ऐसे था, मैदान का अपनी मैदान की लंबाई थी, मैदान का एरिया दिया था, भाई लंबाई तो यल है मान लो, चौड़ाई बी है सपोज करिए, तो एरिया आपको पता है यल इंटू बी होता है। एरिया कितना दिया है 4800, 4800 यल अगर 80 है तो बी आपका कितना हो जाएगा, इससे भाग कर दे 60 हो जाएगा। ये चौड़ाई हो गई। अब चौड़ाई यहाँ पर कितनी हो गई देखा आपने, 60 हो गई। अब चौड़ाई 60 होगी, चारों तरफ तार लगवाना है, तो तार लगवाने का मतलब परिमाप ही होता है, यही लेंथ परिमाप होता है, वही तार की लंबाई, जितना परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी और उतना तार आपको खरीदना होगा। ट्वाइस एल प्लस बी होता है, यही है तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्वाइस 80 प्लस 60, 8 से 14 140 दूना 280, 280 मीटर टोटल अपने को तार खरीदना है। अब 1 मीटर का कॉस्ट 1000 रुपए है, 1 मीटर का कॉस्ट अगर 1000 है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट 280 के बाद 3 जीरो और बढ़ा दें, 1000 से गुणा कर दें। सोचो तो यह आपका 2,80,000 है। अब 2,80,000 एग्जैक्टली कहीं नहीं लिखा है, बट हम सब जानते हैं कि इसको हम 2.8 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, 2.8 लाख ये सही है सोल्यूशन होगा। 28,000 तो होगा नहीं, आप समझ ही गए। 3 गुणे 103,000 होगा नहीं, ये भी समझ गए। तो मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, 2.8 लाख इज द करेक्ट सोल्यूशन। अगर गलती से देखो ऐसे लिखा होता, यहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको, कभी ऐसे भी लिख देगा और आप कंफ्यूजन में अगर इसको लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 2,08,000 है और इसका मान 2,80,000 है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, 10वां प्रश्न आपका डन होता है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 50 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें क्या है, शराब है और सोडा है, जिसका अनुपात कितना दिया है, 3:2। मतलब 50 लीटर का टोटल लिक्विड है जिसमें शराब मिला है और सोडा मिला है, जिसका रेशियो 3:2, अर्थात पहला भाग जो है वह 3 के पार्ट्स में है और दूसरा 2 में है। हम इसको 6-7 का बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है भाई, सीधी सी बात है,
हम कंपोजिशन चेंज करना चाहते हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी को हम बदलना चाहते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी कम थी उसको ज़्यादा या कम ज़्यादा, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से करेंगे। दो चीज़ें थी, एक तो शराब थी, शराब था, और क्या था, सोडा था। क्या रेशियो था पहले बताइए? रेशियो पहले था 3 और 5, 3 और 2 था, मतलब यहाँ पर शराब की मात्रा ज़्यादा थी, सोडा की मात्रा कम थी। हम चाहते हैं कि इसका जो रेशियो ए हो जाए, अर्थात शराब की मात्रा कम हो जाए, सोडा की मात्रा ज़्यादा हो जाए। इसको कैसे कर सकते हैं? बनाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? सोडा बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल अमाउंट था पहले वो 50 था, टोटल 50 लीटर था। हम क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? सोडा। तो सोडा बढ़ाना चाहते तो सोडा को हमें बराबर करना पड़ेगा, सॉरी हमें शराब को बराबर, क्योंकि हम शराब में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे, हम जो परिवर्तन कर रहे हैं सोडा में ही कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा आप शराब को बराबर कर दो पहले, दोनों तरफ ऊपर नीचे। अगर ये 6 है, आप इसको 2 से गुणा कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। करेक्ट, जो 3 2 लग रहा था वो 6 4, इससे फायदा होगा दोनों बराबर हो गए। और इसमें जितना इंक्रीज यहाँ से यहाँ दिख रहा है 4 से 7 में, वही वृद्धि करनी होगी आपको। अब मात्रा को कैसे निकालेंगे? पहले सोचो, जो रेशियो 3 2 था उसको दिमाग से निकाल करके 6 4 सोचिए, 6 4 सोचिए। 6 और 4 मतलब 6 भाग शराब, 4 भाग सोडा, मिला दो तो कितना हो गया? 10। और यह 10 की मात्रा कितनी है? 50। ये जो बढ़ा है 4 से 7 हुआ है भाई, ये तो बराबर ही रह गया। कितना बढ़ा है? 3। तो 3 की मात्रा आप बताओ, 10 × 5 = 50, 5 × 15, 15 लीटर। आपको 15 लीटर यहाँ पर सोडा बढ़ाना होगा, तब जाकर के रेशियो 6:7 का बनेगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 11वां आपका डन होता है। अगर आपने बी लगाया है तो एकदम परफेक्ट लगाया है। करेक्ट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, प्लीज नोट करें। अगले प्रश्न पर आइए। समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड है, फिलहाल हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं अपनी परीक्षाओं के लेवल के हिसाब से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी है, आप सबको पता है कि पहला पद ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। समांतर श्रेणी वही है जिसमें पदों का अंतर बराबर होता है, सार्वंतर जिसमें होता है। हमें श्रेणी के पदों का अगर पोजीशन पता करना हो कि कौन सा, मतलब जैसे 10वां पद क्या है, 15वां पद क्या है, तो टीएन हमारा कंफर्म होना चाहिए। जैसे कभी भी समांतर श्रेणी का अगर पहला पद ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपको पहला पद तो ए ही बताना है, दूसरा पद a + 1d बताना है, 1 × d, तीसरा पद a + 2 × d बताना है, 10वां पद a + 9 × d बताना है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस पद पर आपको जाना उसको एक कम करो, d से मल्टीप्लाई a में जोड़ दो, पद पर पहुंच गए। ठीक है। अब जैसे इसने कहा 27वां और 44वां पद दिया है आपको क्रमशः इतने, हमसे 30 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो अगर हमसे योगफल पूछ रहा है तो योगफल का भी नियम हमको क्लियर होना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी हमको पता है कि भाई देखो 30 पदों के योगफल में ए तो तय कर दिया है, n का मान 30 है, बट ना अपने पास ए है ना अपने पास डी है अलग तरीके से है। अब जैसे मैं कहूंगा 27वां पद, तो tn का जो स्वरूप है a + n - 1 × d, जो मैंने डिस्कस किया। 27वां पद मतलब a + 26d होगा, यही आपको समझना है। a + क्या लिखना होगा? 26d। जो भी आपसे बोलेगा उसको एक घम करके d से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दें। कितना बताइए? 444। और अगला 44वां a + 43d होगा, बराबर कितना दिया है? 512। अब आप इसका डिफरेंस कर दें, मतलब ऐसा कुछ कर दें जिससे सेट हो जाए। भाई डिफरेंस करिए, इससे घटा, इससे घटा, इससे घटेगा, ये खत्म ही हो गया। 13 से 6 7 होता है और 3 से 2 1, 17d हो गया माइनस में, इससे इसको घटाए, 12 से 4 8 है और यहाँ पर 10 से 4 6 हुआ, 5 से 4 1 होता है। ठीक है, समझ गए ना? नहीं ये भाई 68 ही होगा, तो ये माइनस में ही है, माइनस माइनस से खत्म, डी 17 चौके 68 होता है, 4 हो गया डी का मान। अगर डी का मान 4 है तो कहीं भी उठा के पुट कर दीजिए। जैसे पहले में a + 26 × 4, 26 × क्या? 4 बराबर 444। a + 4 × 24 होता है, 4 दूना 8 2 10, 104 है, घटा दीजिए। अब यहाँ पर हमको यही ध्यान देना है, a का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा। तो हमने d का मान जैसे बताया आपको, तो 26 × 4 किया 104 होता है ना, 4 × 24 की 4 हासिल दो, 4 दूना 8 2 10, 104 है, 104 घटाइए, 444 से 104 घटाएं तो 0 हो गया, 4 हो गया, 3 340 हो गया a का मान, a का मान 340। अब a का मान अपने पास अगर आ चुका है तो हमको क्या फाइंड करना है? हमें 30 पदों तक का योगफल फाइंड करना है, 30 पदों तक का, जिसका नियम आप सबको पता है, SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो n का मतलब कितना है बताएं? 30। लिखिए 30/2, 2a 2 गुणे आपका 340 है, प्लस n माइनस मतलब 29 हो गया, और d का मान आपका 4 है। यही सोल्यूशन ही हमारा मेन प्रायोरिटी है, 15 हो जाएगा।
और अंदर देख लीजिएगा 340 680 होगा, 680 29 गुणे 4 4 9 36, 4 दूना 8 3 11 116 होगा, 116 हो गया। 6 होगा, 8 1 9 होगा, 7 हुआ, गुणे 15 कर दें, 15 छक्के 90 होता है, शून्य हासिल 9, 15 9 135, 135 9 44, 144 की 4 हासिल 14, 15 सत्ते 105, 105 10 115 और 15 4 19, 119 40। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगर गलती मेरे से हो रही तो आप कंफर्म करना। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आप देख रहे हैं 119 40, सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बनकर सही आंसर आ रहा है। तो 12वां प्रश्न आपका डन होता है। प्रीवियस इसको सही से नोट कर लें। तो कंफर्म हो गया, ये आपका करेक्ट सोल्यूशन है और इस तरह से एपी का प्रश्न आपको मिलेगा फेस करने को। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, 4 साल की बात कर रहा है, एक राशि 60% की वृद्धि देती है। मतलब वृद्धि देने का मतलब ब्याज देती है, 60% का ब्याज देती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद रुपए 46,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ कंफर्म तो करें। जैसे ये तो समझ में आया कि 4 साल में अगर 60% की ब्याज दर दे रही है, 60% की वृद्धि दे रही है, तो निश्चित तौर पर एक बात समझ लो कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम होता है, दर भी सेम होती है। अगर 4 साल में 60% ब्याज मिल रहा है तो कन्फर्म है कि ब्याज दर 15% होगा। 15 चौके 60 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने हमसे कहा कि प्रिंसिपल अगर अपने पास 46,500 हो, करेक्ट है, 2 साल का समय हो, 2 वर्ष का समय हो और वही 15% ब्याज दर हो जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। इस केस में हमको इस तरह से 2 साल में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब 15% क्या होता है, 5 या 15, 5 दिशा में 100, अगर हम 100 से भाग कर देते हैं, इसका अर्थ है कि हम लिख सकते हैं 20। अगर हम प्रिंसिपल यहाँ लिखे, अमाउंट यहाँ, तो 20 अगर प्रिंसिपल थे 3 जुड़कर 23 होगा, फिर 20 से जुड़कर 3 जुड़कर 23 होगा। नियमता क्या बन गया, नियमता ये बन गया कि 400 था प्रिंसिपल तो 529 हो जाएगा अमाउंट। बट अपने को ब्याज चाहिए, तो 400 से अगर 529 बन रहा है तो ब्याज कितना होगा, 129, 129 होगा ब्याज। और ब्याज 129, अभी 400 का मान हमको कितना दिया है देखिए, आप खुद ही कंफर्म कर लीजिए, 46,500 ना। आपको निकालना क्या है, 129 का मान। यही कंपैरिजन आपको सब क्लियर कर देगा। 2 जीरो देखिए ऐसे खत्म हो गए। 4 से पूरी तरह से तो नहीं कटेगा ये, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करके 4 से भाग करना है, या 4 से पहले भाग ही कर लें। 4 1 के 4 होता है, फिर 4 1 के 4, 2 और 5, 4 6 24 होता है, 4 2 8, 4 5 20, 116.25 गुणे 129 करना है। 129 गुणे 116.25 करना है। अब यही अगर हम प्रॉपर मैनेज कर लिए, क्योंकि इस सब में देखिए कंफ्यूजन बस यही होती है, कोई इंड डिजिट नहीं मैनेज कर पाएंगे आप। सब में देखिए 5 ब्लॉक कर दिया, 2 ब्लॉक कर दिया, 6 कर दिया, 9 कर दिया, 9 कर दिया। अब ये 6वें स्थान पर पहुंची तब जाकर के आप कुछ सोच पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। हमने अब आज जितने भी प्रश्न आपको दिखाए, जहां जहां प्रोडक्ट की बात आई तो हमेशा यही प्रॉब्लम आपके सामने बनकर आई। अब 129 था, थोड़ा दिमाग लगाएं तो 130 हो जाएगा, 130 से कम हो जाएगा, थोड़ा इतना ही सोच सकते हैं। जैसे अपने पास अगर इसका प्रोडक्ट करना हो तो मैं लिखूंगा 130 माइनस 1 हो गया और गुणे कितना है, 116.25 है। तो मैं एक बार इसको 130 क्या, मैं उसको मतलब अगर प्रोडक्ट करना ही है तो 116, देखिए ध्यान से, मैं इसको 13 से, जैसे एक तरह से 13 से गुणा करूंगा, एक जीरो बढ़ा देता हूं मैं, ऐसे ही दशमलव बाद में लगा दूंगा। मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, 13 5 65 होता है, 13 दूना 26, 26 6 32 होता है, 2 हासिल 3, 13 6 78, 78 3 आपका 81 होगा, हासिल 1 8 हुआ, 13 के 13 8। अब जैसे इसका पूरा प्रोडक्ट मतलब ऐसे ही आपको प्लान करना है जो मैं अभी कर रहा हूं। हम इसको भाई थोड़ा सा स्पेस ले ले, जगह ले ले, तो हमको भी करना आसान हो जाए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, या 116 को भी आप टारगेट कर सकते हैं, 0.24 को अलग कर दें, 0.24 मतलब जितना है उसका 1/4 कर दें। अगर चाहें 116 से भी इसका प्रोडक्ट सोच सकते थे, फिलहाल ये भी सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाद में एक से जो गुणा होगा उसको घटाना पड़ेगा। पहले देखिए क्या किया मैंने, एक जीरो बढ़ाया, मैं 130 से गुणा कर रहा हूं, 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 दूना 26 6 32 की 2 हासिल 3, 13 6 78 3 81 की 1 हासिल 8, 13 के 13 8 21 1 हासिल 2, 13 के 13 2 15। ठीक है, 2 स्थान पे दशमलव, ये हो गया। अब इसमें से सीधा सीधा आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 116.25, 25 घटेगा, 6 1 1 घटा दीजिए,
10 से 5 5 होता है, 4 से 2 2 होता है, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 12 से 6 6 होता है, ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, कुछ गलती हो रही शायद इसमें, एक 16.25 अर्थात हमको इसको घटाना है सीधा सीधा। हम प्रोडक्ट को जो कर रहे हैं हम थोड़ा प्लान कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, नहीं तो गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं ना, इससे जो है क्या कैसे क्या वैल्यू होती है। जैसे अपने पास जो नंबर है उस नंबर को देखिए कितना दिया हुआ है, अपने पास जो नंबर है सीधा सीधा अगर हम लोग यहाँ पर 129 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं गुणे कितने से, 116.25 से, तो 1499 6.25 आ रहा है। और इधर जो हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं इसको भी देख लीजिएगा, हमने 13 से जब गुणा किया, किसको, 13 से जब मैंने गुणा किया 116.25 को, तो अपने पास आ रहा 1511 ये हमारा एक बढ़ा हुआ था इसमें, 1511.25, ठीक है, 1511। अगर हमने एक कितने से एक जीरो अगर हम बढ़ा देते हैं इसमें तो एक प्रकार से कितना हो जाएगा, हमने क्या किया 130 गुणे कितना कर दिया है 116.25, तो 15 एकदम सही है। अब इसमें से हमको घटाना क्या है 116.25, सही है, हम लोग गलत कर, देखिए यहाँ पर 10 से 5 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 से 5 5 हुआ, 4 से 2 2 हुआ, 12 से 6 हुआ, तो यहाँ पर 10 से 1 9 होगा। इसी प्रकार से 10 से 1 9 होगा और 1 4 हो, 1 4 9 9 6.25 सही किया है। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर सी ऑप्शन है। तो वेरीफाई भी कर दीजिए और कंफर्म कर लीजिए, सब लोग का आंसर आया होगा। 13वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है, 1499 राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक प्रतियोगिता हुई, उसकी परीक्षा में सेक्शन ए, अब देखो ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, साफ साफ समझ में आ रहा है। सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शंस में 18% अभ्यर्थी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो जाते हैं। दोनों सेक्शंस में 1425 छात्र अगर पास हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। अब एक चीज ध्यान दिया करिए, जैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पास की दी गई है, पास की दी गई है, जबकि दोनों सेक्शंस की बात करो तो 18% फेल है। हम सबको जैसे ये पता है, अगर मैं कह रहा हूँ सेक्शन ए में 80% पास है तो 20% फेल है, सेक्शन बी में 77% पास है तो 23% फेल है। ये बातें हमारी दिमाग में होना चाहिए। और अगर दोनों का इसने कहा है कि दोनों का 18% फेल है, तो अब उस समय हम कह सकते हैं दोनों में 82% पास हैं। लेकिन अगर हम दोनों को 82% लेंगे और वेन डायग्राम पे जाएंगे तो नेगेटिव फेस करना पड़ेगा। अच्छा ये है कि जब आपकी जो वैल्यू कॉमन वाली हो, कॉमन वाली अगर फेल की है तो सारे इंफॉर्मेशन फेल के होने चाहिए। हम जरूर कॉमन वाला अमाउंट्स को, वैल्यू को हम पास का बना सकते हैं, बट जो अपना पास आएगा इसके एक सिंगल पास से ज्यादा रहेगा। इसलिए ऐसे में हमको इसको फेस नहीं करना है, हमको यहाँ एक डायग्राम बनाना है, वो भी फेल बेस बनाना है। हम पास बेस पर भी आंसर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पास बेस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आपको नेगेटिव फेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेक्शन ए को प्लान किया, फिर हमने सेक्शन बी को प्लान किया और कॉमन का हमने प्रेजेंट यहाँ जरूर कर दिया, ये 18% है, ठीक है। सेक्शन ए में 80% क्या है, फेल है। अब 80% जो फेल है उसको मैं लिख दूंगा 20%, सॉरी 80% जो पास है मैं उसको लिखूंगा 20% फेल है। भाई 80% आपको दिख रहा है, 100 से मैंने भी डिस्कस भी किया, 100 से 80 निकाल दीजिए 20 हो गया। ऐसे ही 100 से अगर 77 निकाल दे तो 23 हो जाएगा और 18 यहाँ कॉमन है। अब ये सोचो कि यह जो पूरा सर्कल है सेक्शन ए का, उसमें कुल 20% फेल है, 18% उधर ही वाले हैं। तो ओनली की बात करें तो 2% ऐसे जो सेक्शन ए में फेल हैं। केवल अगर हमसे कोई पूछता कि सेक्शन ए में कितने केवल सेक्शन बी ए के फेल हैं तो कहेंगे केवल 2%। उसी प्रकार से अगर इसकी बात करा जाए तो 5% ऐसे बच्चे हैं जो केवल सेक्शन बी में फेल हैं। और अब अगर फेल की बात कर दें तो 5 2 7 18 7 25% तो फेल है, 25% क्या है, फेल है। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पास का दिया, फेल का नहीं दिया है। अब ये बताइए अगर 25% फेल हैं तो निश्चित तौर पर 75% क्या होंगे, पास होंगे। और कुल अगर 100% में 75% पास हैं, जिस 75% का मान हमको दिया है, कितना दिया बताए, 1425, तो 100% का मान क्या होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं 100% का मान, 25 दिया 75, 25 चौके 100 होता है, 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 2 2, 3 7 21, 3 5 15, 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, कैरी 3, 4 चौके 16, 3 19, 1900 टोटल थे। सी ऑप्शन 1900 टोटल थे। इस 14 नंबर को हम लोग डन करते हैं, कंफर्म हो गया है, ठीक है। 1900 टोटल थे, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आई बात समझ में।
चलिए, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वलय है, वलय मतलब रिंग जिसको कहते हैं, के वृत्तखंड मतलब सेक्टर, ठीक है, सेक्टर लिखा भी है। अर्धव्यास मतलब रेडियस 21 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण जो उसका सेंट्रल एंगल है 135 डिग्री है। उसकी परिमिति अर्थात परिमाप पूछ रहा है। आइए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। ये है रिंग, ऐसे रिंग बेसिकली ऐसे होता है। इसका अपना सेंटर है, ठीक है, और ये इसका सेक्टर है। सेक्टर का एंगल कितना है? 135 डिग्री है। इस सेक्टर का हमसे पूछा इसका परिमाप बता दो, ठीक, इसका परिमाप बता दो। इस परिमाप का मतलब ए लेंथ, ए लेंथ, ए लेंथ, यही तीनों लेंथ अगर जोड़ दे तो पूरा इसका परिमाप हो जाएगा। अब ये तो बीच का भाग हो गया, ठीक है, ये वाला भाग, इसको हमें नहीं लेना है क्योंकि ये काउंटिंग नहीं आएगा। यह टोटल कितना है? 21 है। ये भी कितना है? 21 है। और ऐसी केस में जो ए लेंथ है, दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये पार्ट्स क्या होगा? आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, ये आर्क लेंथ हो गया। आर्क लेंथ अगर निकालना है तो हम सब जानते हैं कि जो पूरी लेंथ होती है 2 पाई आर होती है ना। इसको सोचा जाए तो ये थीटा का एक थीटा से पार्टीशन जिसका हो गया है, तो थीटा कितना है? 135। नियम क्या होता है? आर्क लेंथ का जो परिमाप होता है, आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ होती है बेसिकली भाई पूरा अगर सोचो 360 डिग्री है, उस 360 का 135 पार्ट है तो थीटा अपॉन 360 कर सकते हैं। और टोटल कितना होता है? 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर कर सकते हैं, तो आर्क लेंथ तो आ ही जाएगी। कभी भी आर्क लेंथ अगर हमने फाइंड करना है चाप की लंबाई, तो थीटा बटा 360 ना गुड़े 2 पाई आर। जनरली इसको लोग काट देते हैं तो यह 180 हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये हम लोग लिखते हैं आर्क लेंथ को फाइंड करने में। तो अगर मुझे इस लेंथ को फाइंड करना है ए बी, ये आर्क लेंथ, इसके लिए हम लिखेंगे 135 बटा 180 गुड़े पाई मतलब 22/7 गुड़े आर मतलब 21। ये आर्क लेंथ आएगा बन करके। 15 9 135 होता है, 15 बरहम में 180 होता है, 3 3 9 3 चौके 12 होता है, करेक्ट है। 7 से यह खत्म, 7 3 21 हो गया। 2 दूना 4 होता है, 2 11 बार होता है, 11 9 99 बटा 2 होगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 49.5 है ये आर्क लेंथ, ए लेंथ है। और आपको परिमाप फाइंड करना है, परिमिति। तो परिमिति के लिए भाई पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, ए लेंथ भी लेनी, ए लेंथ भी लेनी, अर्थात 49.5 प्लस 21 मतलब 42। 5 हुआ, 9 2 11 हुआ, 4 4 8 91.5 होगा, जो पहले ही ऑप्शन में दिया है। अगर पहला ऑप्शन आपने लगाया है 91.5 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 15वां क्वेश्चन आपका डन होता है। इस तरह से आप इसको नोट कर लें। 16वें पर चलिए। इस तरह का प्रश्न देखिए बहुत आजकल टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में पूछा जा रहा है, और डेटा को देकर केवल कंफ्यूजन है। 2 पाइप हैं, एक 711 मिनट में और दूसरा 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं, ठीक है। पहला भी भरने का काम करता है, दूसरा भी। टैंक में एक रिसाव पाइप है, छेद है, मतलब जिससे पानी निकल जाया करता है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है जब साथ साथ, तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। मतलब तीनों पाइप को खोलने का मतलब है कि आपने एफिशिएंसी कम कर दी, और रिसाव पाइप को भी आपने साथ में लगा दिया तो 474 मिनट लगता है। तो कह रहा है जो रिसाव पाइप है, मतलब जो पानी निकालता है, उसके द्वारा अगर टैंक हमें एक भरा दे दिया जाए, उसे खाली करना हो, तो कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना मिनट लगेगा, ये हमको बताना है। हाँ, तो रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना मिनट लगेगा, देखिएगा। सबसे पहले जो भरने वाले दोनों पाइप हैं, एक है ए 711 मिनट में भर देता है, दूसरा है बी जो 1185 मिनट में भर देता है। अगर हम एक तीसरी पाइप सी को भी शामिल करते हैं, हालांकि नेचर समझ लीजिएगा, ए का पॉजिटिव नेचर है, बी का पॉजिटिव है, सी का नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब खाली कर रहा है। वह 474 मिनट टोटल लगेगा जब तीनों साथ में जुड़ते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क जब भी पढ़े हैं तो हमने एक संख्या प्लान किया है, ऐसी संख्या जो कि प्रत्येक के समयों से, ये टाइम ही तो है, पूरी तरह से कट जाए, वही हमारा टाइम एंड वर्क का टोटल वर्क होता था। या अगर हम इसे नल टंकी का प्रश्न कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी होता है, कंप्लीट क्षमता होती है, ठीक है, ये क्षमता होती है। अब ये क्षमता हमें एक ऐसी संख्या बनानी जो प्रत्येक से कटे, इतना आसान नहीं है। इसका एलसीएम लेना तो बिल्कुल ईजी नहीं है, आप सबको दिख ही रहा है। ऐसे में हम लोग ये सोचते हैं कि यार कैसे इसको प्लान करें, तो हम एचसीएफ में अपना दिमाग लगाते हैं। मासा में हम एक संख्या सोचेंगे, हम एलसीएम दिमाग से निकाल देंगे, और संख्या कैसे बनेगी, इसके लिए जो काट दे उसकी तरफ जाइए, जो कटे जो कट जाए उसकी तरफ नहीं संभव है, जो काट दे उसकी तरफ जाइए। तो 474 सबसे छोटा है, 474 1185 को काट देगा नहीं, 711 बिल्कुल नहीं। तो 474 से नीचे क्या है, आधा करिए, आधा करेंगे तो आएगा 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 237। 237 इसको तो काट ही देगा 2 बार,
इसको देखिए पक्का 3 बार जाएगा, काट देगा। 3 7 21, 3 दिया 9 2 11 बिल्कुल। और इसको देखिए 5 बार में जाके काट देगा। तो 237 एचसीएफ हो गया। 237 लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटेगा 3 बार में, और इसको काटेगा 5 बार में, इसको काटेगा 2 बार में। यही टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। ऐसे देखा करिए, 237, इसको काटा 2 बार में, इसको काटा 5 बार में, इसको काटा 3 बार में। ऐसे हमने प्रेजेंट कर दिया है। टंकी की क्षमता है। अगर टंकी की क्षमता है तो प्रत्येक टंकी की कैपेसिटी है, तो प्रत्येक नलों के काम करने की इफिशियंसी क्या है? यह इतनी क्षमता को 711 मिनट में भर पाती है। तो 711 मतलब 237 गुणे कितना? 3, तो 5 दूना 10, इसका मतलब 10 लीटर पानी डालती है। 1185, इसका मतलब 337 गुणे 5, तो 3 दूना 6, 6 लीटर पानी डालती है। जबकि पड़ता कितना है? 237 गुणे 2, 3 पचे 15, 15 पड़ता है। निश्चित तौर पर 16 लीटर पानी आता था, लेकिन 15 ही लीटर ठहरता है। इसका मतलब जो सी है ना, हर मिनट 1 लीटर पानी निकालता है। 15 भाई निकालता होगा तभी तो 15 115 में से, जैसे देखो 16 रहता था टोटल, 16 पानी आता था, 15 ही रुक पा रहा है। कारण उसका क्या है? सी हर मिनट 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा। 1 से इसको हमने भाग कर दिया। 1 से भाग कर दिया तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए 5 दूना चलो 10 है, 3 7 21 है, 3 दूना 3 3 9, 9 2 11 है, 3 दूना 6 7 है। ठीक है, ठीक है। और एक जीरो बढ़ जाएगा। 7110 मिनट में पूरी टंकी को अकेले वो खाली कर पाएगा। अगर तीसरा जो रिसाव वाला पाइप उसको ही केवल एक भरी टंकी में खोला जाता है, तो सी ऑप्शन 7110 मिनट में पूरी टंकी खाली हो पाएगी। 100 ये आपका 16 नंबर डन होता है। आप अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलिए, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाता है। डबल अगर हम किसी वृत्त के व्यास को करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, रेडियस, उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। आसान है, वृत्त की चाहे रेडियस बढ़ा दे। देखिए वृत्त पे कुछ बातें दिमाग में रख लीजिए। अगर वृत्त है तो उसका सेंटर है, उसकी रेडियस है, उसका डायमीटर है RR 2R होता है, उसका परिधि है 2πr होती है, उसका एरिया है, सब कुछ तय है। हमसे कहा वृत्त के व्यास को अगर मैं डबल करूं, यही व्यास है ना, यही डायमीटर है, तो चाहे त्रिज्या, चाहे व्यास, चाहे परिधि, किसी को भी अगर आप डबल करेंगे तो डबल करने का मतलब 1 से 2 किया, तो रेडियस देखिए कंफर्म 1 से 2 2 बार बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि 1 से क्या हो जाएगा पता है? 4 हो जाएगा। 1 से मतलब 4 गुना हो जाएगा। यही लिखा उसका व्यास कितना, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत या कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। और अगर आप परसेंटेज पे जाना चाहो तो 300% बढ़ गया। ठीक, अगर दुगुना किया है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 से 2, 1 से 2 मतलब 1 से 4, अर्थात 1 से 4 का मतलब 3 बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता है कि व्यास अगर दुगुना हुआ है तो उसकी त्रिज्या कितनी गुना होगी, तो कहोगे 2 गुना होगी। परिधि कितनी होगी? वो भी 2 गुना होगी। त्रिज्या, व्यास और परिधि, त्रिज्या, व्यास और परिधि में जो परिवर्तन होगा एक जैसा होगा। बट अगर हम लोग एरिया की तरफ जाएंगे तो एरिया में हमें सतत का नियम लगाना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिएगा, आदित्य के पास, आदित्य को 10 पैसे, आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले, मतलब 10 पैसे और 20 पैसे के कुल सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, टोटल सिक्के 50 हैं, और कुल राशि अर्थात टोटल अमाउंट कितना है? 6 रुपए है। उसके पास 20 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, जैसे अगर कुल सिक्के 50 हैं तो अगर एक पार्ट हमारा n है तो दूसरा 50 माइनस n है। भाई ट्रेडिशनल जाना यहाँ ईजी नहीं है और अच्छा भी नहीं। हम या तो इसको लेके चले एलिगेशन से। एलिगेशन देखो आसान प्रक्रिया है इसको हल करने का। और देखो अगर दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा जाता तो अच्छा भी था, हालांकि ये भी अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप जानते हैं कि 20 पैसा रुपए का 1/5 भाग होता है और 10 पैसा रुपए का 1/10 भाग होता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमसे किसके पैसे पूछा है? 20 पैसे, तो 20 पैसे के अगर सिक्के आपके 10 हुए तो अगला कौन सा? 10 पैसे के सिक्के आपके 40 होंगे। कन्फर्म है? अब इसका अगर हम पैसे अमाउंट करना चाहें तो 1/5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 2 रुपए होगा। और 40 को आप 1/10 से कर दीजिए, देखिए 10 हो के 40, 4 रुपए होगा। 4 2 6 रुपए आ तो रहा है। पहला ही ऑप्शन तय है। बट मैं कह रहा हूं कि फिर भी कंफ्यूजन होगी तो आप एलिगेशन पर जाइए। और जो टोटल 50 सिक्के हैं, 2 प्रकार के हैं, क्योंकि हमको पता है एक तो आपका 10 पैसे वाला है और दूसरा आपका 20 पैसे वाला है। मानो कि सारे सिक्के जितने के जितने 50 हैं, मानिए कि सबके सब सिक्के 10 पैसे के हैं। अगर सबके सब 10 पैसे के हैं तो कितना रुपया टोटल बनेगा आप खुद ही बताइए। भाई आप ऐसे कर दो, भाई चाहे पैसे ही बना लो, 100 गुणे 50 कर दो, 500 हो गए, 500 पैसे हो गए।
और सारे सिक्के मान लो कि सब 20 पैसे के हैं तो 1000 हो जाएगा ना, 20 पंचे 100। लेकिन हमारे पास कुल कितने रुपए कलेक्ट हुए हैं? 6 का मतलब 600 पैसे ना। आप चाहे तो जीरो सबके खत्म कर सकते हैं ऐसे, मतलब 5 6 4 10 बना सकते हैं। अब यहाँ पर एलिगेशन ऐसे लगाइए, इसका डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस करिए। 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, 10 और 6 का 4 होता है, 4 अनुपात 1 का अनुपात है, मतलब 4 भाग है 10 पैसे वाला और 1 भाग है 20 पैसे वाला। ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 10 4 1 मिलकर कितना होता है? 5। और टोटल सिक्के कितने हैं? 50। 5 बराबर 50 कर दें, 1 बराबर 10 हुआ, और 1 ही तो 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। 1 बराबर 10 सिक्के हुए कि नहीं हुए? अगर हमसे कहता कि 10 पैसे वाले तो 4 बराबर 40 सिक्के। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 सिक्के हैं टोटल। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। 18वां आपका टर्न होता है। आइए 19 पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 24.85 है। ये भी एलिगेशन का प्रश्न है और ये आजकल पूछा भी जा रहा है गेंदबाजी का। बल्लेबाजी का औसत तो चलो फिर भी सही है, एक बल्लेबाज ज्यादा रन बनाए, कम मैचेस खेले तो अच्छा बल्लेबाज है, मतलब मैच भी ज्यादा खेले ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वह कम मैच में ज्यादा रन बनाता है तो अच्छा बल्लेबाज होता है। गेंदबाजी का थोड़ा सा दूसरे ढंग से यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ये गेंदबाज कैसे उसके औसत को कंसीडर करेगा? जैसे यहाँ पर दिया क्या, पढ़िए। गेंदबाजी का जो औसत है 24.85 रन प्रति विकेट है, अर्थात जो गेंदबाज है वह 24.85 लगभग 25 रन देता है तो 1 विकेट पाता है। अब उसकी परफॉर्मेंस कैसे सुधर सकती है? वह कम रन दे और ज्यादा विकेट ले। उसने फिर एक मैच खेला, देखिए एक मैच खेला, 52 रन खर्च किए और 5 विकेट हासिल किए, मतलब लगभग आप देखो 10 रन के आसपास उसने 1 विकेट को पाने के लिए खर्च किया था। यहाँ पर तो उसका सुधार होगा, लिखा होगा देखिए, जिससे कि उसने अपने औसत को 0.85 विकेट कम कर लिया, मतलब सुधार लिया। इस मैच के बाद उसके कितने विकेट थे ये हमको बताने थे इस प्रश्न में। आप ट्रेडिशनल जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें औसत जो होता है वो डिपेंड कैसे करता है पता है? कि आपने कुल कितने रन दिए हैं और कितने विकेट लिए हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ विकेट्स को आप अपने जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो एवरेज से तो कुल रन हो जाएगा, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उसका भाई एलिगेशन से मैं जैसे बता रहा हूँ समझिए, अभी तक जितने मैच खेले थे मुझे नहीं पता है, उसका गेंदबाजी का औसत क्या था? 24.85 था। एक मैच उसने बड़ा अच्छा सा खेला अभी वाला, और उसमें उसने 52 रन दिए हैं और 4 विकेट लिए, 5 विकेट लिए हैं, तो 10.2 10.4 5 धाम में और 5 चौके, ठीक है, 10.4 का औसत उसने अभी अभी शामिल किया। ठीक है, देखिए पहले उसका गेंदबाजी का औसत कितना था? 24.85। जो अब की बार उसने मैच खेला उसमें अपने औसत को उसने कितना शामिल किया? अपनी गेंदबाजी के औसत को उसने अपनी अगली इनिंग में 10.4 का औसत उसने अपनी गेंदबाजी में शामिल किया, जिससे कि उसका औसत सुधर गया और 0.85 कम हो गया, मतलब सुधर करके 0.85 कम होना मतलब कितना होना? 24 हो जाना। ये एलिगेशन है, मतलब पहले इतना औसत था अभी इतना औसत हो गया, इतना औसत इन्वॉल्व किया और इतना कंबाइंड हो गया। एलिगेट करिए, डिफरेंस करिए, इन दोनों का अंतर जो होगा 0.85 होगा और इसका अंतर देख लीजिए कितना होगा इन दोनों का। भाई यहां पर अगर आप 10 घटा दो 14 हो गया, 13.6 हो जाएगा, सही है, 13.6 हो जाएगा। आप दशमलव यहां से हटा दो, नहीं यहां पर 85 है ना, हाँ 85 है, तो यहां पर एक 0 बढ़ा लें, अब दशमलव हटा सकते हैं। 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 8 = 136 होता है, 5 × 1 = 5, 5 × 16 = 12, 80, अर्थात पहले विकेट 16 थे, अभी विकेट 1 हो गया, अभी विकेट 1 हो गया, दोनों मिला दे 17 है, पहले 16 था, 1 विकेट यहां पर इस मैच खेलने के बाद उसने बढ़ाया, इस हिसाब से बढ़ा है। इस 1 का मान किसके बराबर है? कितने विकेट अर्जित किए थे? 5। कह रहा है कि इस मैच के बाद उसके कुल कितने विकेट थे? तो 16 1 मिलकर कितना होगा? 17, 17 × 5 = 85। अब टोटल विकेटों की संख्या उसकी कितनी है? 85। अगर इसके पहले पूछा होता इस पारी के पहले उसके कितने विकेट? 5 कम कर दो, या 16 × 5 = 80, 80 विकेट थे इसके पहले और उसने 5 बढ़ा दिया ना इस मैच में, तो 16 × 5 = 80 के बाद 5 और बढ़ा, या ऐसे देखिए 17 × 5 = 85, कुल विकेटों की संख्या 85 है। इस तरह के प्रश्न को ट्रेडिशनल भी सोच लीजिए, मैंने कराया भी होगा क्लास में, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न आपके कन्फर्म हो जाएंगे। 20वां देखिएगा, धीरज अपने पिता की उम्र की आधी उम्र का है। धीरज जो है अपने पिताजी की उम्र की आधी उम्र का है। अगर पिताजी 60 के हैं तो धीरज 30 का है, पिताजी 40 के हैं तो धीरज 20 का है। उनके पिता, देखिए उनके पिता धीरज की माँ से 4 साल बड़े हैं, तो पिताजी जो है धीरज की माँ से 4 साल बड़े हैं। 4 साल पहले धीरज अपनी माँ की आधी उम्र का था, 4 साल पहले धीरज अपनी माँ की आधी उम्र की था,
धीरज की वर्तमान उम्र क्या होगी। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोचिए, जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया है वो वर्तमान की दिया है। ये फादर है और ये धीरज है। धीरज अगर 1 है तो पिताजी 2 है, करेक्ट है। पिताजी जो है अपनी पत्नी से, मतलब धीरज की माँ से 4 साल बड़े हैं, तो कभी भी बड़े रहेंगे, कभी भी बड़े रहेंगे ना, इसमें थोड़ी कोई ऐसा है। अब यहां पर अगर हम सोचे भी तो चलो हम मान लो अगर कोई उम्र को देख भी ले, अब इसमें देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या दिया है, 4 साल बाद जो रेशियो दिया हम लोग को वो धीरज का अपनी माँ के साथ दिया है। धीरज का किसके साथ दिया है, माँ के साथ दिया है। एक बात आप बताओ, अगर मान लो यहां पर धीरज की उम्र x मान लो, तो पिताजी कितने के हैं, 2x के। 4 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे, 2x + 4 के हो जाएंगे। धीरज कितना हो जाएगा, x + 4 का हो जाएगा। अब एक बात समझ लो, इस समय जो धीरज की माँ की उम्र कितनी होगी, क्योंकि धीरज की माँ 4 साल छोटी हैं, ठीक है, तो धीरज की माँ इस समय 2x होंगी। ये है 2x, ये धीरज की माँ हो गई और ये धीरज हो गया, ठीक है, ये धीरज है। लिखा भी है कि धीरज जो है अपनी माँ का आधा है, मतलब धीरज की माँ उसकी, लिखा ना 4 साल पहले धीरज अपनी माँ की आधी उम्र का था। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर गलत कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर बाद का लिखा है, दरअसल ये 4 साल पहले की इंफॉर्मेशन है। तो 4 साल पहले लेकर चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा क्या, वही अच्छा ही रहेगा, वही सही ही रहेगा। तो पहले चलिए 4 साल पूर्व चलिए। पूर्व जब चलेंगे तो यह पिताजी कितने थे, 2x - 4 के थे। धीरज कितना था, x - 4 का था। क्योंकि पिताजी मतलब धीरज की माँ से 4 साल बड़े थे, तो अगर इनकी माँ की उम्र निकालनी है तो यहाँ पर 4 और कम कर दीजिए। तो माता जी को क्यों माता की निकालना है, क्योंकि माँ का संबंध यहाँ पर धीरज के साथ है एज को लेकर के, जो डबल का है, मतलब माता जी डबल की हैं और बेटा धीरज जो है वो आधे का है। यहाँ पर माता जी की उम्र 2x - 8 हो गई, कम कर दिया। तो हम लिख सकते हैं 2x - 8 ये माँ की उम्र है और x - 4 धीरज की उम्र है। यह 2 है और यह 1 है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, साल करिए, तो 2x - 8 हो गया बराबर 2x - 8 हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर कैलकुलेशन टफ नहीं है, नहीं पॉसिबल है, हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी उम्र को सोच कर देखिए, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लो 24 साल धीरज की उम्र ले लो, 24 साल, तो पिताजी हो गए 48 साल के, ठीक है, पिताजी 48 साल के हो गए। 4 साल पहले धीरज रहा होगा 20 साल का, 20 साल का। अब उनके जैसे माता जी की उम्र उस समय कितनी होनी चाहिए थी, 40, क्योंकि डबल होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर 21 लीजिए तो 42 होगा। 4 साल पहले जाइए तो यहाँ पर आपका 17 रहा होगा, और वो नहीं पॉसिबल है। जैसे इस तरह से निर्धारित करना टफ है, तो निर्धारित नहीं कर पाएंगे आप लोग। देखिए हमने कोशिश करा लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी रिलेशन, जैसे अगर रेशियो दोनों का, जैसे अलग अलग लोगों का रेशियो दिया है, धीरज का उनकी माता जी के साथ, फिर धीरज का उनके पिताजी के साथ, 4 साल पहले की बात है, 4 साल बाद की बात है, तो निर्धारित नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं था। ये 20वां आपका डन होता है। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट है, ठीक। चलिए, ये डीआई का प्रश्न था, शानदार सा। देखिए टेबल का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 विद्यार्थी हैं, ABCD नाम है इनके, द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से उनके अंक दिए गए हैं। एक साप्ताहिक एग्जाम होता है, 5 बच्चे हैं, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन तक टेस्ट होता है, शनिवार को नहीं होता है, हम लोग शनिवार को कराते हैं। इनके जो अंक मिले वो दिख रहा है, आइए पढ़ते हैं। बी द्वारा सोमवार, बुधवार, गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक ई द्वारा मंगल, बुध और शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों के मध्य कितना अंतर है। चलिए करते हैं। 2 को टारगेट करिए, बी को पकड़िए। पहले बी के नंबर उठा लीजिए, सोमवार, ठीक है, सोमवार, बुधवार और गुरुवार। बी के नंबर देखो, ए ले लिया 65, ए ले लिया 82 और ए लिया 72, करेक्ट है। और दूसरा चले आइए उसके पास, क्या नाम है, ई के पास चले गए। कौन कौन सा कह रहा है, मंगल, बुध और शुक्र को। तो मंगल ए है, बुध ए है और शुक्र ए है। तीनों के बीच क्या अंतर है, चलिए अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने की जोड़िए, 160 हुआ, 320, 325 है, जोड़ के देखिए 325 है। इसके टोटल यहाँ पर 80, 70, 150 और 10 और जो नहीं, 80, 70 क्या हुआ, 150। ये हमने गलत लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। 60, 80, 140, 140, 70 कितना होता है, 210, 210 और 9, 219 हो गया, 219 है, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, सब लोग कंफर्म रहे जिससे। 60, 80, 140, 140, 70, 210, 210 मतलब 215, 219 सही है। इधर चले आइए,
70 50 120, 120 70 190, 190 94, 94 9 303, 303 तो 305, 205 भाई, 300 क्यों। अब 205 और 219 कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पर? 14 का, 14 14 5 19 होता है। बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न के लिए, करेक्ट है। जोड़ने घटाने में गलती मत करिएगा, सही डेटा पिक करिए। बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार के प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? बी का देखो सबसे पहले चलिए बी, ये बी है, मंगल को कितना प्राप्त किया? 68, ठीक है। और चलते हैं डी का भी मंगल को ही बोला है 51, कितना ज्यादा है ये देखिए, 17 3 51 होता है, 17 चौके 68 होता है, 3 से 4 हो रहा है, 1 ज्यादा है, किससे? 3 से। 33 सही, 1/3। अगर हम 100 से इसको जैसे 3 से भाग करते हैं भाई, देखो 3 से अगर 4 हुआ है तो निश्चित तौर पर 1 बढ़ा, 1/3, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता भी है। 33.33% यहाँ पर ज्यादा है, इसको देख सकते हैं। 23 पर आ जाइए। ई तथा सी, प्रश्न देखिए, ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के बीच कितना अंतर है? तो कोई जरूरी नहीं कि आप औसत अंक पर जाइए, पहले औसत निकालिए तभी करिए, हालांकि जोड़ना तो पड़ेगा। ई तथा सी की बात हम कर रहे हैं, ई यहाँ पर है, ई के सभी दिनों के अंक जोड़ना पड़ेगा हमको। देखो हम जोड़ते हैं 80 70 150, 150 50 200, 260 260 70 330। अभी 330 रखिए और देखिए, 4 2 6 6 9 15, 15 8 23 4 27, 27 अगर जोड़ेंगे इसमें तो 357 हो गया। आप चेक कर लो, अगर कहीं से गलती हो रही तो बताइए। ई का हो गया, अभी सी के पास चलते हैं। 70 30 100, 170, 240, 240 70 310, 310 के बाद 6 5 11 2 13, 13 7, 13 7 आपका 20 होता है, 330। 330 ए है, 357 ए है, क्या फर्क है चेक कर लीजिए, 27 का ही फर्क है, 27 का फर्क है दोनों में। और संख्या कितनी है? 3 2 5, 5 से भाग करें, 5 5 25, 5 चौके 20, 5.4 है कहीं पर, हाँ 5.4 है। आप चाहे तो अलग अब औसत निकालते, 5 से इसको भाग करते, 500 इसको भाग करते, तब भी वही आता जो मैंने आपको करके दिया। 23वें का राइट सोल्यूशन आपने देख लिया, 5.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अनुपात है? सी द्वारा मंगल और बुध, सी कहाँ है? मंगल ए है और बुध ए है, 70 70 140 145 है, इसका हो गया। और उसी तरह से डी द्वारा भी समान दिनों में, समान दिन यही है ना, देखिए है 60 50 110 110 115, 115 है, 145 है और 115 है। क्या रेशियो बनेगा? 5 दूना 10 5 9 45 होता है, 5 दूना 10 5 3 15, 29 23 का अनुपात है जो सी ऑप्शन में है, करेक्ट है। नोट कर लीजिए, सभी लोग मैच कराइए। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देख लीजिए, फाइनल हो जाए। ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ई द्वारा प्राप्त सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले ई का नोटिस करिए, अभी का हमने जोड़ा भी था, 357 आया था, चेक कर लीजिए एक बार, देखिए पीछे हम लोगों ने एक बार किया था, कहीं का भी यूज हो जाए तो अच्छा। 357 था, अभी हमको केवल एक जोड़ना पड़ेगा ए का, ठीक है। जोड़िए कितना है? 70 60 130, 130 40 170, 170 50 220, 220 60 280, 280 अभी तक हुआ है। 9 4 13, 13 9 22, 22 5 27 7 34 होता है, 34 होता है, 4 हुआ, 8 3 11, 2 1 3, 314 है। यही तो पूछा, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक ए द्वारा प्राप्त सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ये 357 है और वो 300 कितना है? 14 है। 7 से 4 3 है, 5 से 1 4, आप कहोगे गजब। देखो 43, चलो 43 गुणे 100 बटे कितना कर दिया जाए? 314, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करना चाहिए हम लोग को, थोड़ा रिस्क लिया जाए, हाँ ठीक है ले सकते हैं। इसको 40 कर दें, इसको 310 कर दें, ठीक है, हालांकि बहुत फायदा नहीं होगा, फिर भी समझ लो। या 45 करके 320 कर दें, दोनों पे डिपेंडेंट जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक जीरो खत्म कर दिया, 400 कर दिया, 31 कर दिया, 31 1 के 31 हुआ, 9 0 31, 3 बार लेके जाओ, 13 दशमलव मेरे ख्याल से आएगा 69। एक बार चेक कर लेंगे लेकिन भाई, हाँ वेरीफाई करना बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों में खास करके, नहीं तो गलती हुई तो फिर किया धरा सब बेकार हो गया। 4300 है अपने पास और डिवाइड बाई कितना होगा? 314। मैं सही कर रहा हूँ, इतना गलत नहीं हो सकता, सही है।
तो आप लोग देखिए 13.69% होगा, ये राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। कंफर्म कर लेना, अपने मार्क्स आप लोग बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से एनालिसिस में मिलते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।